हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, याद रखिएगा, हम यहाँ पे हाई स्कूल से रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, अगर अनसॉल्व पेपर की अगर आपकी बात करें तो 2019 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को वन बाई वन करके यहाँ पे हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम यहाँ पे जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा है वॉइस का। तो अभी तक एक्टिव और पेशिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 10th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक जगह लाकर उसको सभी वन बाय वन करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब कि जैसे हम टॉपिक वाइज लेंगे, आज जैसे हम एक्टिव पेशिव ले रहे हैं, तो एक्टिव पेशिव में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है कि जो भी यहाँ हम क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप समझेंगे और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि अभी तक कितने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर अगेन फिर क्वेश्चन जो आने हैं वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आएंगे तो थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, अच्छा, जैसे एक्टिव पेशिव को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक्टिव पेशिव में इतना जनरली तो इतना आपको पता ही होगा कि एक्टिव पेशिव में करते क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, ये रिप्लेस करने का काम हम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हमारा देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस टेंस में हमारा क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए आया है, राहुल डज नॉट ईट मैंगो। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2019 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है, राहुल डज नॉट ईट मैंगो, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ डज नॉट का यूज किया गया है और हमें पता है कि डू नॉट डज नॉट का जो यूज होता है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है। और प्रेजेंट इंडिफरेंट में पेशिव वॉइस का रूल अगर आप याद रखें तो उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं जनरली। ठीक, इसका मतलब यहाँ जो डू या नॉट या डज नॉट होगा, इसको हम इज एम आर के साथ नॉट में हमें कन्वर्ट करना रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में क्या है, अगर आ गया आपका आ गया डू या फिर आ गया डज, तो डू या डज के साथ अगर क्या आ गया, नॉट आ गया, तो ये डू या डज कन्वर्ट होगा किसमें, या तो कन्वर्ट होगा इज में, या तो कन्वर्ट होगा एम में, या तो कन्वर्ट होगा आर में। तो अगर डू या डज आया तो इसको इज एम आर में कन्वर्ट करके और नॉट कौन हम नॉट ही कर देंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे देखिए हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि राहुल डज नॉट ईट मैंगो, कि राहुल मैंगो नहीं खाता है। इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राहुल, ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो। तो हमें पता है कि पेशिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे, तो आ मैंगो हमें आगे ले आना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है राहुल, डज नॉट हो गया हमारा, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, ईट हमारी मेन वर्ब है और आ मैंगो को हम आगे ले आए, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आ मैंगो। अब चूंकि मैंगो कितना है, एक है और एक आया है, तो हमें पता है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमें इज एम आर का यूज करना है। और चूंकि यहाँ पे एक मैंगो की बात कर रहा है, एक मैंगो मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, प्लूरल होता तो हम आर लगाते हैं और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम मैंगो के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज को कन्वर्ट कर देंगे इज में, क्वेश्चन में नॉट आया है तो हम भी नॉट को नॉट कर देंगे। अब यहाँ पे है ईट, तो हमें इतना याद रखना है कि पेशिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। ठीक, तो यहाँ ईट है हमारा फर्स्ट फॉर्म और ईट का थर्ड फॉर्म कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ईटेन हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ राहुल को ले आएंगे तो यहाँ लास्ट में लगा देंगे बाई राहुल। तो हमारा सेंटेंस यहाँ हो गया कि अ मैंगो इज नॉट ईटेन बाई राहुल। ये तो हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पे जो आया है अकबर हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट है। डिफिटेड क्या है, अगर देखें तो यहाँ देखिए डिफिटेड जो है यहाँ ईडी लगा हुआ है और इसके पहले सेंटेंस के डिफिटेड जो वर्ब आई है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के अगर लास्ट में ईडी या ऐसा फॉर्मेशन कुछ बनता है तो हमारा सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इज एम आर के साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम उसी तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को वॉज एवर के साथ थर्ड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब कि सेकंड फॉर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज एवर के साथ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, अकबर है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है डिफिटेड, और हेमू क्या है हमारी वर्ब, और इन द बैटल फील्ड ऑफ पानीपत ये अदर वर्ड में जाएगा। ठीक, अदर वर्ड को हमें देखिए पेशिव वॉइस चेंज करते समय हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीनों हमें मिल गए। जो अदर वर्ड है इसको ये जहां पे है उनको वहीं पे रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, तो हेमू को हम आगे ले आएंगे, तो यहां हो जाएगा हेमू। और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट हम करते क्या है, वॉज वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहाँ हेमू एक इंसान है और हेमू सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। और डिफिएटेड जो होता है यही सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन इसके पहले जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो ये थर्ड फॉर्म
ये माना जाने लगता है। ठीक है, यही हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ डिफिएटेड का हो जाएगा डिफिएटेड। अब लास्ट में हमें पता है हेमू यहाँ गया है तो अकबर आएगा हेमू की जगह। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बाई और यहाँ अकबर का कर देंगे अकबर, और लास्ट में अदर वर्ड क्या है, इन का इन लिख देंगे, द का द ही रहेगा, बैटल का बैटल ही रहेगा, ऑफ का ऑफ ही रहेगा, और पानीपत का पानीपत ही कर देंगे, बस हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया सेकंड सेंटेंस। अब देखिए थर्ड हमारा सेंटेंस क्या है, यहां पे आया है आईएनजी। अब देखिए आईएनजी अगर हम देखें तो आईएनजी हमें पता है कि तीन सेंटेंसेस में जनरली आपको मिलता है। एक आपको मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक मिलेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और जैसा कि हमें पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेशी वाइज नहीं बनता, इसका मतलब कि अगर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस आएगा तो दो ही आएगा, या तो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या तो आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब यहां ध्यान क्या देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जानते रहिएगा, उसी को जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी से कहते हैं। तो जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का पेशी वाइज बनाना होता है तो हम करते क्या है, सबसे पहले उस आईएनजी फॉर्म के पहले हम क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं, और बीइंग लगाने के बाद इस आईएनजी फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि जैसे यहाँ पे आया है बी हेल्पिंग आया है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे आ गया यहाँ पे हेल्पिंग, मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ड आया है हेल्पिंग, हेल्पिंग क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जब किसी क्वेश्चन में फोर्थ फॉर्म आता है उसका पेशी वाइज बनाते समय पहले लगाएंगे बीइंग, बी आईएनजी लगाएंगे, और उस फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म को फिर थर्ड फॉर्म में कर देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब आइए यहाँ एग्जांपल में जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, और वॉज हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिला के कह सकते हैं ये वर्ब हो गई, और हर ब्रदर ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे तो हम यहाँ पे ले आएंगे हर ब्रदर, तो आगे ले आएंगे यहाँ पे हर ब्रदर का ब्रदर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर इज एम आर वॉज वर्ब पहले से दिया गया हो तो जब आंसर करते समय पेशी वाइज बनाते समय इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आगे जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं अगर वो सिंगुलर जा रहा है तो वॉज लगाइए, और अगर प्लूरल है तो वहां पे हम वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो चूंकि हर ब्रदर, ब्रदर यहाँ है ब्रदर्स नहीं है, और ब्रदर है सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो यहाँ वॉज का वॉज ही करेंगे, यहाँ वॉज कर देंगे। अब यहाँ हेल्पिंग है, और जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम पेशीवाइज में ले जाते हैं तो पहले हम क्या लगाते हैं बीइंग लगाकर फिर उसको थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो हेल्पिंग है आईएनजी, आईएनजी के पेशीवाइज बनाते समय थर्ड फॉर्म बनाते समय पहले लगाएंगे बीइंग। अब हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हमें करना होगा हेल्प्ड, तो यहाँ हेल्पिंग का जो होगा जो पेशीवाइज इतना हम क्या करेंगे बीइंग हेल्प्ड कर देंगे। अब चूंकि हर ब्रदर आगे गया है, शी लास्ट में आएगी तो यहां लगा देंगे बाई, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, और इसका जो आंसर हो जाएगा कि हर ब्रदर वॉज बीइंग हेल्प्ड बाई हर। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, तो जो है लोग जो है हमेशा ही एडमायर प्रशंसा करते हैं फ्रीडम फाइटर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, लोग उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, पहले पहचानेंगे ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो यहां देखिए वर्ब को सबसे पहले हमें देखना है, तो यहां वर्ब यूज किया गया है एडमायर, और एडमायर जो है याद रखिएगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है वो प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज किया जाता है। आपको पता होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ एस लग के आता है, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर एक पास्ट इंडिफरेंट होता तो एडमायर का एडमायर्ड होता वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट हमारा पीपुल जो है लोग, लोग हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडिफरेंट में यूज होता है। इसका सेंटेंस हमारा किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका मतलब अगेन हमें इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। अब ये क्या लगाएंगे इज एम आर, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट हम किसको बनाने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ऑलवेज आपका एडवर्ब की कैटेगरी में हो गया, ये हमारा क्या है ये वर्ब हो गई, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना द फ्रीडम फाइटर, ये पूरा का पूरा मिलाकर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो द फ्रीडम फाइटर्स को आगे ले जाएंगे, तो हमारा यहां सेंटेंस बनेगा द फ्रीडम फाइटर, तो हम यहां लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स, तो हो गया हमारा फ्रीडम फाइटर। अच्छा यहां फ्रीडम फाइटर बोला गया है कि फ्रीडम फाइटर्स बोला गया है, तो अगर क्वेश्चन में देखें फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब जितने भी अभी तक स्वतंत्रता सेनानी हैं सब की बात की गई है, और ये प्लूरल की कैटेगरी में है। जब प्लूरल आया है इसका मतलब कि अब ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट जो बन रहा है वो बहुत है, सभी फ्रीडम फाइटर की बात की गई है, तो ये प्लूरल है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब में हम पेशीवाइज बनाते हैं तो इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं, और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। अगर फ्रीडम फाइटर होता
होता, एक की बात की गई होती तो हम यहाँ इज लगाते। ठीक, तो हम यहाँ लगाएंगे फ्रीडम फाइटर्स और इसके साथ हम लगाएंगे आर। अब आर के साथ क्या आएगा, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, ऑलवेज। तो ऑलवेज को हम यही बीच में जैसे है उसको वैसे लिख देंगे, ऑलवेज। अब यहाँ एडमायर जो आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पेशिव वॉइस में हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो हम यहाँ एडमायर को कर देंगे एडमायर्ड, यहाँ हम कर देंगे यहाँ पे एडमायर्ड और लास्ट में लगाएंगे हम यहाँ पे बाई। अब देखिए बाई के साथ पीपुल, अब देखिए बाई यहां लगा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पीपुल कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा पीपुल जैसे जो वर्ड होते हैं ना, पीपुल हो गया, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इन सबको हम क्या करते हैं जनरली इनको छोड़ देते हैं। मतलब इनको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, बट इनको ना लिखना ज्यादा बेटर माना जाता है। बट आप चाहे तो जैसे अगर आपको मान लीजिए अब नहीं पहचान पा रहे किसको लिखना है किसको नहीं, तो आप लिख दीजिएगा, आपके नंबर कटेंगे नहीं, एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। आप चाहे आप यहां पर ही सेंटेंस चाहे आप कर सकते थे, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं बाई पीपल। ठीक, अब आ जाएंगे किसमें, देखिए हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आया है कि हैव दे हेल्प्ड यू। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो यहां आया है हेल्प्ड। अब ये हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म, ये डिपेंड करता है, आगे और देखेंगे। तो यहां वर्ब आई है हैव, और हमें पता है हैज या हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी दो आते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस और एक हेल्पिंग वर्ब। और चूंकि ये हैव से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का है जो कि हेल्पिंग वर्ड शुरू हुआ है। ठीक, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले परफेक्ट टेंस का कुछ रूल जान लेते हैं। जैसे आपको बताया गया कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जब पेशिव वॉइस करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं बीइंग, बीइंग के साथ क्या कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये तो होता है वर्ब की आईएनजी। जैसे यहां पे आया था, हमने देखा यहां पे देखिए आया था हेल्पिंग, हेल्पिंग को हमने क्या किया, बीइंग लगाकर हेल्प, मतलब आईएनजी के पहले बीइंग कर देंगे और इस आईएनजी वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम इसका आईएनजी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। इसका पेशिव वॉइस बनाते समय बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही क्या दिया गया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां मिलेगी आपको, ये मिलेगा जनरली आपको परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस कौन से परफेक्ट टेंस में, तीनों ही परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। अगर नाम आता है परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगी। और जब क्वेश्चन में पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो उसका पेशिव वॉइस बनाते समय केवल और केवल उस थर्ड फॉर्म के पहले BEEN लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कर देंगे। इसका मतलब अगर क्वेश्चन परफेक्ट टेंस का है तो उसमें पहले से ही रहेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल उस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले BEEN आप ऐड कर देंगे और थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। अब जैसे यहां देखिए, देख ले रहे हैं सेंटेंस, जैसे देखिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्ट सेंटेंस का कहलाता है। तो ये सेंटेंस का क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो गया। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह। अब यहां पे देखिए, अब हमें पता है कि दे प्लूरल है, इसीलिए यहां पे क्या यूज किया गया, हैव। और जब यहां पे अब यू जाएगा दे की जगह, दे आएगा लास्ट में, बाई देम करके हो जाएगा। तो यू जब यहां आएगा तो यू भी तो क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हैव का हैव ही रखेंगे। लेकिन अगर यू के बजाय मान लीजिए यहां हिम होता, हिम को आगे ले जाते ही हो जाता, तो वहां हैज करना पड़ता, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हैज, क्योंकि यहां जो होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। दे प्लूरल था, हैव आया, यू को यहां ले आएंगे तो यू भी प्लूरल की कैटेगरी माना जाता है, इसलिए हैव का हैव ही रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आने वाला जो सब्जेक्ट बनता, अगर यहाँ ही या शी हो जाता, तो हैव को हमें हैज में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक, तो हमारा यहाँ जो आंसर बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यू को यहां ले आएंगे तो हैव का हैव ही रहेगा, तो हम हैव का हैव ही कर देंगे। अब यहाँ पे यू को ले जाएंगे दे के स्थान पे, तो यहां हो जाएगा यू। अब यहाँ हेल्प्ड, और हेल्प्ड क्या है, पहले से ही थर्ड फॉर्म है, जब क्वेश्चन में पहले से ही थर्ड फॉर्म दिया गया हो, केवल BEEN बढ़ा देंगे, बस हो गया। ठीक, तो हम यहाँ लगाएंगे BEEN का यूज कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई है, हेल्प्ड का हेल्प कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमारा देम हो जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए सिक्स हमारा जो फाइनल अभी क्या है, अभी सिक्स हमारा जो सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले पहचान लेते हैं, कौन सा टेंस हमारा है। तो इसमें देखिए ही जो आया है,
ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रोट वर्ब की हमें पता है कि राइट, रोट, रिटन करके आता है, इसका मतलब ये हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये एन एप्लीकेशन क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, इसको हम मानेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड को जैसे होता उसको वहीं रहने देंगे, उसको टच नहीं करना है। हमें पेशिव एक्टिव से पेशिव बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट। वो तीनों हमें मिल चुके हैं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पे ले जाएंगे, और जो अदर वर्ड है वो जैसे है उसको वहीं पे रहने देंगे, उसको टच नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एन एप्लीकेशन को आगे ले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा एन एप्लीकेशन, यहां हो जाएगा एन एप्लीकेशन। और चूंकि एप्लीकेशन कितने हैं, एन बोल दिया, एन का मतलब एक, और जब एक एप्लीकेशन है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पेशिव वॉइस बनाते समय हमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, और एप्लीकेशन एक है इसलिए हमें यहाँ पे वॉज का यूज करना पड़ेगा। वॉज लगाएंगे और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होगी उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर देंगे यहाँ पे एन एप्लीकेशन वॉज रिटेन। अब रिटेन किया गया, एप्लीकेशन को वहां ले गए, ही को ले आएंगे एप्लीकेशन की जगह, यहां लगा देंगे बाई हिम। अब यहां ही का हिम कर देंगे, अब बचा क्या, टू का टू कर देंगे, हिज का हिज कर देंगे, क्लास का क्लास कर देंगे, उसके बाद टीचर जो आया है टीचर का टीचर कर देंगे, फॉर का फॉर हो जाएगा, और लीव का लीव कर देंगे, हो गया हमारा सेंटेंस। तो मेरे ये आपको क्या, देखिए जितने भी क्वेश्चन है यहाँ आपको जो भी बताए जा रहे हैं, ये अनसॉल्व पेपर से निकाले गए जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ 1 बाय 1 करके यहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक, वैसे भाई अगर इसके एक एक चैप्टर को अगर डिटेल में पढ़ना है तो अभी चूंकि बहुत ज्यादा समय तो है नहीं, अगर आप सबकी डिमांड आएगी तो हम चैप्टर को भी 1 बाय 1 करके कोशिश करेंगे 10 से 12 दिन में पूरे चैप्टर को खत्म कर दें। जो एक्टिव पेशिव, मतलब सारे चैप्टर तो नहीं हो सकते, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतनी कोशिश की जा सकती है। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं हल्का सा आपका रिवीजन हो जाए कि हाँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, देखिए वो सारी चीजें आप कर पा रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं, वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बाकी आप कमेंट करें अगर आपको लगेगा कि नहीं इस पार्टिकुलर टॉपिक पे ये चैप्टर आपको पढ़ना है या कोई चीज का डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मे भी पॉसिबल होगा तो उसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, है ना। तो अभी क्या करते हैं कि अभी जो भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे क्या हो गया, 6 टोटल हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एक्टिव पेशिव का अभी तक आए हुए हैं। तो अपने क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा 7 नंबर जैसा क्वेश्चन है, जैसे हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, 7 नंबर पा जाते हैं। देखिए 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि We should admire the freedom fighter। अगर आप ध्यान से देखें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एक बार हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो सेंटेंस हमारा किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, लेकिन यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ यूज किया गया है क्या, वी शुड, और शुड हमें पता है कि एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई है तो हमारा ये वी हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, एडमायर हो गया वर्ब, और सॉरी शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और शुड एडमायर ये हमारी क्या है, दोनों मिलाकर वर्ब होंगी, और उसके साथ द फ्रीडम फाइटर, और फ्रीडम फाइटर यूज किया गया है तो फ्रीडम फाइटर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट का स्थान पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को। मॉडल के बाद एक चीज आपको ये याद रखना है, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, जैसे यहाँ शुड आया है ना, आपका चाहे हो जाए यहाँ पे शुड हो गया, या फिर आपका वुड हो गया, मतलब बहुत ढेर सारे मॉडल होते हैं, मे हो गया आपका, या फिर माइट हो गया, या फिर आपका मान लीजिए यहाँ पे मस्ट हो गया, है ना, ये सभी क्या है, कुड हो गया आपका, या फिर कैन हो गया, ये सब क्या है, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनमें आपको क्या ध्यान देना है, इन सब के बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये इनके बाद डायरेक्ट क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या नहीं। अगर इनके तुरंत बाद क्या दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ शुड के साथ एडमायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, जब इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो याद रखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो वही रहेगी, लेकिन इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले बी लगाकर इसी को थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कर देते हैं, बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, और मॉडल जो रहेगी वो सेम टू सेम रहेगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, अब जैसे यहां देखिए सेंटेंस, जैसे यहां पे है द फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर को हम आगे ले जाएंगे तो हमारा यहां सेंटेंस हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर, यहां हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर
अब यहाँ फाइटर यूज किया गया, फाइटर्स नहीं किया गया। और हमें पता है मॉडल में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर कैन शुड आया तो शुड ही रहेगा, ठीक। इसमें सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब रिपीट होती है। यहाँ अब यहाँ पे वी के स्थान पे हमने इसके ऑब्जेक्ट को ले जाकर वहां रख दिया है, द फ्रीडम फाइटर। अब बच रहा है क्या सेंटेंस में, शुड, तो शुड को हम भी शुड कर देंगे। इसके बाद एडमायर आ गया, तो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब, जब भी मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले बी लगाकर इसको थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो शुड का शुड कर दिया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो फर्स्ट फॉर्म के पहले लगाएंगे बी, और एडमायर का वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एडमायर्ड, और लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे बाई, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अस होता है। तो हमारा सेंटेंस हो गया द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाई अस, ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको यह ध्यान देना है, आपको ये बताया गया कि जैसे मान लिया यहाँ गया शुड, वुड, माइट, मे, माइट, वुड, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो बी लगा के आपको क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म कर देना है। लेकिन मॉडल के साथ दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक आपका इन सब के साथ मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो कहीं कहीं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले बी लगा के इसको थर्ड फॉर्म कर दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे किया है। शुड, यहाँ शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी तो शुड दिखे, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, हमने जब चेंज किया तो शुड को शुड ही लिखा, लेकिन यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ बी लगा के इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। लेकिन अगर सेंटेंस में हैव लगाया, अगर जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसके बाद अगर हैव आएगी और हैव के बाद अगर आएगा तो इसमें जनरली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक। अगर हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आया होता ना तो हम करते क्या, यहाँ हैव को हैव ही कर रहने देते, मॉडल का मॉडल ही रहता है, हैव का हैव ही रहने देते। जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी डबल एन बढ़ा देते और वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि अगर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी तो बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दीजिए, लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आपको हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले बी डबल ई एन आपको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, ठीक। तो उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं देखिए इस वाले सेंटेंस में अगला। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया, अभी इसके कुछ एग्जांपल अपने से बना के हम सब देखेंगे। अभी फिलहाल इसमें आ जाते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन आया है, यहाँ सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, डू से। अब देखिए डू से जो सेंटेंस शुरू होता है, डू से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है, और डू एज अ मेन वर्ब के रूप में आपका इंपरेटिव सेंटेंस में भी आता है। जैसे यहाँ दो सेंटेंस ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ है डू और डू यू हेल्प मी, ये क्या आप मेरी सहायता करते हैं, और एक डू यहां पर भी आया है और एक डू यहां पर भी आया है, लेकिन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है आपको ये देखना है। देखिए डू के बाद यहां क्या आ गया है, कोई नाउन प्रोनाउन आया है, उसके बाद क्या आ गई है, यहाँ पे मेन वर्ब आई है, ठीक। इसका मतलब जब सेंटेंस में मेन वर्ब आई है तो इसका मतलब ये डू या डस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसमें देखें इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए डू यहां आया, डू यहां पर भी आया है, इसके बाद आपको यहां सब्जेक्ट के रूप में मिल गया, यहां नाउन प्रोनाउन मिल गया, यहां पर भी दिस वर्ब के रूप में मिला, फिर इसके बाद आपको मेन वर्ब, इसके बाद एक दूसरी वर्ब मिली, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन यहां पर कुछ आया नहीं, कोई दूसरी वर्ब यहां पे आई ही नहीं। जब सेंटेंस डू से शुरू हो और उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आके फिर उसके बाद वर्ब आ जाए तो समझिए प्रेजेंट डिफरेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब डू के बाद कोई नाउन प्रोनाउन दिख जाए और आगे कोई वर्ब दिखे ही ना, आपको मेन वर्ब के रूप में कोई दूसरी वर्ब नहीं दिख रही, तो समझिए हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो इंपरेटिव को इंपरेटिव के रूल से करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए एक तरफ हमारा हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और ये डू जो होगा चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है पेशिव बनाते समय वो इज एम आर में ही कन्वर्ट होगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, डू जो होगा वो कन्वर्ट होगा या तो इज में या तो एम में या फिर आर में, ये डिपेंड करता है कि यहाँ आगे जाने वाला सब्जेक्ट कौन है। तो हमें पता है कि मी है, मी जब आगे जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग इज एम आर हम क्या लगाते हैं, एम का यूज करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एम का यूज करेंगे, तो हमारे यहाँ एम हो गया। अब मी को आगे ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आई, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता है पेशी वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहां हो जाएगा आई एम आई हेल्प्ड। अब यू को लास्ट में ले आएंगे तो हो जाएगा बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लास्ट में लगाने की क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक। अब अगर इस सेंटेंस की बात करें कि इन दोनों को हम कंपेयर करें, चूंकि दोनों को हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं तो दोनों में सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इसको भी आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमें सॉल्व करना है,
तो इस सेंटेंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो डू दिस वर्क एट वंस, तो इसमें कह रहा है कि इस काम को, देखिए डू मतलब करो, दिस वर्क इस काम को, एट वंस मतलब तुरंत, इस काम को तुरंत करो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो एग्जैक्टली हमें यही करना है। जब भी सेंटेंस डू दिस वर्क, जब इस तरह सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें आपको करना क्या है, अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस को समझ के चलना है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, और जहां आपको कुछ ना समझ में आए आस्क लगा दीजिए, ठीक। तो जैसे यहां सेंटेंस में अगर देखें तो आप इसको लिख सकते हैं आप, जैसे हमारा सेंटेंस है डू दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो। ऐसा लग रहा है कोई किसी को डांट रहा है, तो हम यहां पे करेंगे क्या, सिंपल से कर देंगे यू आर ऑर्डर्ड। तो हम यहां लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया जाता है टू। अब यू आर ऑर्डर्ड टू करके आपको करना क्या है, इस लाइन को जैसे है वैसे उसको कॉपी कर देना है, कुछ आगे करना नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, डू का डू हो जाएगा, दिस का दिस हो जाएगा, वर्क का वर्क ही हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं, बस हो गया। एट का एट, वंस का वंस, ठीक। लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है, आपको ऑर्डर है, एडवाइस है, आपको डाउट हो रहा है, तो एक लाइन बस याद रखिएगा, जहां पे लिखा है हमने यू आर ऑर्डर टू, यहीं पे आप क्या कर देंगे, आप सीधे लिखेंगे यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू। जब आपको कुछ ना समझ में आए, जब भी ये इंपरेटिव सेंटेंस मतलब डू के बाद जब कोई नाउन प्रोनाउन दिखे, दूसरी वर्ब आगे ना दिखे, तो समझिए इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस के आगे केवल ये लाइन जोड़ दीजिएगा कि यू आर आस्क्ड टू, केवल ये लाइन जोड़ दीजिएगा उसमें, यू आर आस्क्ड टू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा। तो जहां पे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए मच बेटर रहेगा, ठीक। लेकिन अगर आप सेंस समझ पा रहे हैं कि हाँ ये सेंटेंस सेंस जो आया है कैसे है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप उसी को करिए। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लाइन कर देंगे, इसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ बस इतना याद रखना है कि सेंटेंस निगेटिव ना हो और आपका प्लीज या काइंडली वर्ड ना आया हो, ठीक। अगर डायरेक्ट वर्ब कहने का मतलब सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हुआ है और आगे दूसरी वर्ब नहीं दिख रही है तो इंपरेटिव है, उसमें केवल एक लाइन जोड़ देना है, यू आर आस्क्ड टू जोड़कर इसी लाइन को लिखकर सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए और कुछ करना नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें, देखिए इसमें सेंटेंस आया है कि डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे, क्या आपने कल अपना काम पूरा किया, ठीक। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, डिड से, और हमें पता है कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट, और डिड का जो यूज होता है वो होता है पास्ट इंडिफरेंट में। इसका और ये पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस है, कैसे पता चल रहा है, एक तो हमारा डिड का यूज किया गया है और दूसरा वर्ड है यस्टरडे। तो यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल जो होता है वो पास्ट होता है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट का है। अब पास्ट में किसका है, डिड आया है, तो डिड जो होता है पास्ट इंडिफरेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडिफरेंट का, ठीक। अब पास्ट इंडिफरेंट का चूंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए आया, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडिफरेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब पास्ट इंडिफरेंट का इंट्रोगेटिव है तो इसमें देखेंगे ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, कंप्लीट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे क्या है, योर होमवर्क, ये हमारा पूरा मिलाकर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो आया है ना टाइम, ये टाइम को बतलाने के लिए एडवर्ब यूज किया गया है, तो इसको जहां पे है उसको वैसे रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। हमें एक्टिव से पेशिव बनाते समय एक चाहिए सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, जो कि हमें मिल चुका है। यू हो गया सब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया वर्ब, और योर होमवर्क ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, योर होमवर्क यहां आएगा, ठीक। अब हमें पता है डिड जो होता है पास्ट इंडिफरेंट का सेंटेंस, और पास्ट इंडिफरेंट हम वॉज या वर्क का यूज करते हैं। अब जब यहां योर होमवर्क, अच्छा होमवर्क कितने हैं, होमवर्क तो होमवर्क हो गया, अनकाउंटेबल मान सकते हैं कि यहाँ होमवर्क, या ऐसे कह सकते हैं सिंगुलर दिया है ना, आप ऐसे समझिए, होमवर्क्स तो दिया नहीं गया है, केवल बोला गया होमवर्क, होमवर्क मतलब सिंगुलर है। और जब ये होमवर्क यहाँ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा वॉज, और यहाँ पे करना पड़ेगा योर का योर कर देंगे, होमवर्क का होमवर्क कर देंगे, और लास्ट में यहां चूंकि होमवर्क यहां आ गया है यू के स्थान पे, अब मिला क्या, कंप्लीट, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन पेशिव वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो यहां कंप्लीट का कर देंगे कंप्लीटेड, और यहां पे लगाएंगे बाई, और यू का हम कर देंगे यू, और बचा क्या लास्ट में, यस्टरडे, तो यस्टरडे जैसे उसको वैसे ही नोट कर देंगे और कुछ करना नहीं है हमें, यस्टरडे का हम यस्टरडे कर देंगे, हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक। तो मे भी आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाते हैं देखिए इसमें अगले जो सेंटेंसेस हमारे हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ही हो गया सब्जेक्ट, पोस्टेड, बिना हेल्पिंग वर्ब के ईडी लग गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें आती है, पास्ट इंडिफरेंट, इसका मतलब अगेन हमें वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक। और इसमें कि अ लेटर, एक लेटर की बात आई है, अब ही आएगा यहां पे, अ लेटर आगे जाएगा, तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, अ लेटर,
अ लेटर, लेटर एक है तो हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब लगाते हैं, तो एक लेटर है तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे वॉज, और पोस्टेड का यही सेकंड फॉर्म ही, अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो यही पहुंच जाएगा किसमें, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पोस्टेड हो जाएगा, अ लेटर वॉज पोस्टेड, और ही को लास्ट में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाई हिम, और हो गया हमारा, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब आ जाते हैं इसमें, देखिए वी हेल्प देम इन एवरी वे, हमने उनकी हर तरह से सहायता, मतलब हम उनकी हर तरह सहायता करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब की एसईएस फॉर्म लगाते हैं जिसे हम फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब के साथ वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वी हो गया सब्जेक्ट, हेल्प हो गया वर्ब, और देम जो है ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। इन एवरी वे इसको हम अदर वर्ड मान लेंगे, जैसे है उसको वहां पड़े रहने देना। हमें चाहिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो हमें तीनों मिल गए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में हमें रिप्लेस करना है। ठीक, तो इसका मतलब इस सेंटेंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देम को आगे ले जाएंगे तो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम दे कर देंगे, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज की जाती है, चूंकि दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम आर यूज करेंगे। ठीक, यहां हो जाएगा दे आर, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हम कर देंगे हेल्प, लास्ट में लगाएंगे यहां बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। अब बचा क्या, इन का इन, एवरी का एवरी, वे का वे कर देंगे, हो गया हमारा सेंटेंस। तो मे भी आपको ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आइडिया लग रहा होगा क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजन, देखिए डॉक्टर जो राजन है टीचर्स अस साइंस। अब इसमें देखिए हमारा सेंटेंस का अगर देखें, ये सब्जेक्ट ये हमारा हो गया, डॉक्टर राजन हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या है टीचर्स है। अच्छा, वर्ब में एस या ईएस लगाया गया है, तो इसमें टीचर्स ईएस लगाया है, और हमें पता है वर्ब में एस या ईएस का यूज जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कहां करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब हमारा सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आया है, एक है अस, एक है साइंस, इसमें दो दो ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब देखिए इसमें जो अगर हमारे पास अगर एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए, एक आ जाए लिविंग और एक आ जाए नॉन लिविंग, ठीक, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। तो जनरली ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, देखिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम थिंग की कैटेगरी में आते हैं। थिंग मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, इंसानों को छोड़कर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब थिंग की कैटेगरी में हम मान के चलते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका रिलेशन पर्सन से हो। अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान, मतलब कोई इंसान है, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर इंसान को छोड़कर चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग जितनी चीजें हैं हम उसको मान सकते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ज्यादातर क्या होता है, एक पर्सन एक थिंग होता है, तो पर्सन को मान के चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग को मान के चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाए, जैसे यहां देखिए अस, तो जो अस आया है, अस किसके लिए, अस मतलब हम, तो हम का मतलब यहाँ इंसानों के लिए बोला गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, साइंस, तो साइंस कोई इंसान तो है नहीं, इसको हम थिंग की कैटेगरी मानेंगे। इसका मतलब ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब एक पर्सन और एक थिंग्स के रूप में दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, उसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है, देखिए सॉल्व करते समय ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 दोनों को आगे नहीं ले जाएंगे, दो में से किसी एक को ले जाएंगे। ठीक, अब इसमें रूल क्या है, देखिए जब पर्सन को हम यहां ले जाएंगे, चलिए एक बार करते हैं यहां, तो अस को आगे ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा वी हो जाएगा, और वी हो गया। अब वी के साथ अब यहां पे हो गया ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो अस का हो जाएगा वी। अब यहां पे चूंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट है तो वी प्लूरल है, उसके साथ हमें आर लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे वी आर। अब टीच का जो थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, हमें टॉट करना पड़ेगा, तो वी आर टॉट। हमें सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वहां चला गया है, बचा क्या है यहाँ पे साइंस, तो यहाँ साइंस का साइंस कर देंगे, और लास्ट में लगाएंगे यहाँ बाई, और यहाँ पे डॉक्टर का डॉक्टर कर देंगे, और राजन का राजन यहाँ पे कर देंगे, हमारा सेंटेंस हो गया। ये हमारा क्या है आंसर। लेकिन इसका एक आंसर और हो सकता है, आप जरूरी नहीं है कि आप पर्सन को आगे ले जाएं, आप चाहे तो थिंग को भी आगे ले जा सकते हैं। तो आप चाहे तो सेंटेंस का इसी का आंसर हम चाहे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए यहीं पे हम चाहे तो ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते थे कि साइंस
और चूंकि साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, वो सिंगुलर है, तो अभी तक वी था तो वी के साथ आर लगाया गया, लेकिन जब साइंस को आगे ले जाएंगे, साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, उसके साथ इज लगाएंगे। तो हम यहां लगा सकते हैं साइंस इज, उसके बाद टीच का जो थर्ड फॉर्म करेंगे यहां पे टॉट कर देंगे, तो साइंस इज टॉट। अब ये याद रखना है कि जब पर्सन को हम आगे ले जाते हैं तो यहां थिंग को हम डायरेक्ट वर्ब के बाद रख देते हैं, लेकिन जब क्या करते हैं, जब थिंग को, मतलब ये जो डायरेक्ट होते हैं, थिंग को जब आगे ले जाते हैं तो यहां पर्सन बचता है, और पर्सन के पहले हमें टू लगाना कंपलसरी रहता है, ठीक। तो यहां अस के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे, और बचा क्या, अस। तो इन दोनों वर्ब के बीच में हमने क्या कर दिया, टू लगा के अस कर दिया। अब बचा क्या है यहाँ पे, अब ये लास्ट में जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे बाई, डॉक्टर का डॉक्टर कर देंगे, राजन का यहाँ पे राजन कर देंगे, हमारा सेंटेंस हो गया। तो क्वेश्चन एक है, आंसर हमारा ये भी सही है, आंसर हमारा ये भी सही है। चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए या इस ऑब्जेक्ट को, बस इतना याद रखना है, जब पर्सन आगे जाता है तो थिंग के पहले कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब थिंग को आगे उठा के ले जाते हैं तो पर्सन के पहले टू लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो ये हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातें थोड़ा समय याद रखना है। और हमारा आंसर, क्वेश्चन ये है, आंसर हमारा ये भी सही है, आंसर हमारा ये भी सही, ये याद रखना है कि दो के दोनों को उठाकर आगे नहीं ले आना है, दो में से कोई एक जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं देखिए अगले क्वेश्चन में। तो यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही हैज आंसर्ड, तो यहां पे हमारा सेंटेंस क्या है, ही हैज आंसर्ड। क्वेश्चन थोड़ा सीरियस हो गया है, चलिए। तो यहां पे है ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, कि उसने सभी क्वेश्चंस का उसने जवाब दे दिया है, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें पता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज होती है वो यूज होती है परफेक्ट टेंस में। और कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। और प्रेजेंट परफेक्ट का ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द क्वेश्चंस। तो ऑल द क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस यहां पे हो जाएगा ऑल द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कितने हैं, बहुत ढेर सारे हैं, और हमें पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ हमें हैव लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इस हैज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें हैव में। अब क्वेश्चन में क्या आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी आपको बताया गया था जब क्वेश्चन में पहले से क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो थर्ड फॉर्म के पहले केवल क्या लगा देंगे, BEEN करके थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो हम करेंगे क्या, यह आंसर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पहले लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, अब उसका आंसर का आंसर ही कर देंगे, तो हो जाएगा आंसर का आंसर्ड। अब लास्ट में ले आएंगे, बाई लगाएंगे और ही को लास्ट में ले आएंगे, तो हो जाएगा यहां पर हिम हो जाएगा, हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो मे भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में। तो इसमें आया है वी हेल्प देम इन एवरी वे। अगर आप ये देखें तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। लेकिन इसको दोबारा क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि दोबारा एक बार और ये पूछा गया है, क्योंकि हम यहाँ अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अनसॉल्व पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट भी हुए होंगे तो उसको एक बार लिख कर ये समझ जाएंगे, हाँ ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसका मतलब ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर चुके हैं, और ये हमारा फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो हम सेम चूंकि सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सेम इसको सॉल्व कर देंगे, देन को आगे ले जाएंगे तो दे हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां हो जाएगा आर, हेल्प का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प्ड, लास्ट में लगाएंगे बाई, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस, इन का इन हो जाएगा, एवरी का एवरी हो जाएगा, वे का वे कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल, चूंकि देम आगे जाएगा प्लूरल हो गया, इसलिए आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, वी को लास्ट में लगाएंगे बाई एस हो जाएगा, इन एवरी वे अदर वर्ड है, जैसे था उसको हमने वैसे नोट कर दिया। अब आ जाएंगे थर्ड लास्ट में, देखिए शीला, शीला इज राइटिंग। अब इज के साथ आईएनजी फॉर्म की यूज किया गया, तो हमें पता है आईएनजी जो यूज होता है कॉन्टिन्यूअस, और क्वेश्चन हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दो से ही क्वेश्चन आते हैं, फ्यूचर से क्वेश्चन आते ही नहीं। और हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की पहले से क्या रहती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और जब क्वेश्चन आईएनजी फॉर्म होता है तो हमें पता है बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन। तो एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, फॉर लीव, इसको हम अदर वर्ड मान लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन आ गया है, प्रीपोजिशन के बाद फिर से नाउन आया है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और पेशिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब के तुरंत ऑब्जेक्ट जो होता है उसको लेना होता है, ठीक, जो बाद वाली चीजें हैं उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। तो अब हम करेंगे क्या, एन एप्लीकेशन को आगे ले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एन एप्लीकेशन
तो हो जाएगा यहाँ पे एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन, चूंकि यहाँ शीला भी सिंगुलर है, एप्लीकेशन भी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम रहेगी, इज का इज ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इज। राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तुम्हें पता है पहले लगाना पड़ता है, आईएनजी के लिए पहले लगाएंगे बीइंग, अब उसको राइटिंग का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटेन, और लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे बाई, और शीला का यहाँ पे कर देंगे शीला, और लास्ट में बचा क्या, फॉर का फॉर, लीव का लीव कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अब आ जाएंगे हमारा सेकंड लास्ट, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। ठीक, तो आई यहां हो गया सब्जेक्ट, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती थी, ये थर्ड फॉर्म कहलाती, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म यहाँ चेंज हुआ है, तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ डिक्शनरी, और ये यस्टरडे जो है ये टाइम है, ये एडवर्ब है। ठीक, तो ये अदर वर्ड इसको मान लेंगे, इसको जहां है वैसे पड़े रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट अ डिक्शनरी को हम आगे ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा अ, हो जाएगा यहाँ पे डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को हमने सब्जेक्ट बना लिया, सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट हमें पता है कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, डिक्शनरी एक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां लगाएंगे वॉज, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट ही सेकंड फॉर्म भी होता है, लेकिन जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तो थर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक, अब हो जाएगा वॉज बॉट, अब लास्ट में क्या लगाएंगे, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, अब बचा क्या, टाइम यस्टरडे, तो यस्टरडे जैसे उसको वैसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी हमें टच नहीं करना है। तो ये भी हमारा सेंटेंस हो गया। अब लास्ट सेंटेंस देखिएगा, इसमें क्या रहा है, द माउस एट द कॉर्न। ठीक, जो चूहा था उसने क्या किया, कॉर्न जो है, कॉर्न जो है उसको उसने खा लिया। ठीक, और एट हमें पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, इसका मतलब फिर से हमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो हम करेंगे कि यहाँ पे ले आएंगे द कॉर्न, यहाँ लिखेंगे द कॉर्न, और कॉर्न क्या है, सिंगुलर है, यहाँ लगाएंगे वॉज, और एट का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा ईटेन, और लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे बाई, और यहाँ पे द का द कर देंगे, माउस का कर देंगे यहाँ पे माउस, हो गया हमारा सेंटेंस, हो गया द माउस एट द कॉर्न, तो हो जाएगा द कॉर्न वॉज ईटन बाय द माउस। तो मे भी ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, दो क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं बताए गए हैं, उसका अलग से थोड़ा सा लॉजिक है, वो हु पर बेस्ड सेंटेंसेस हैं। तो हु का जो सेंटेंसेस होता है उसका कुछ बेसिक रूल होता है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, हु से रिलेटेड क्या उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले उसको समझेंगे, फिर जो अभी एग्जाम में जो दो क्वेश्चन आए हैं हु पर बेस्ड हैं, फिर उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हु का थोड़ा सिस्टम क्या होता है ये पहले समझ। आइए अब देखते हैं हु पर बेस्ड जो दो क्वेश्चन अभी आए हैं, मतलब 2019 से लेकर 22 के बीच में। वैसे अगर पहले देखें, क्योंकि जब से एनसीईआरटी लागू हुई है तब से हमें पता है थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन हमें अगर बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज हमारा सेम रहा है। तो अगर आप पिछले भी देखते हैं, अगर 2019 से पहले भी देखते हैं, तो हु पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो अगर आप देखेंगे हु पर बेस्ड जो सेंटेंस आते हैं उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, तो याद रखिएगा हु के जो होते हैं कॉन्सेप्ट के थोड़ा कुछ पॉइंट हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हु पहले देखिए, हु तो पहले हमें ये देखना है कि ये जो हु होता है ये क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमारा है। ठीक, लेकिन ये जो होते हैं, चूंकि अगर इसकी बात करें तो हमें पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस। और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड की भी दो कैटेगरी बनती है, एक बनता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब और एक बनता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, और जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हु, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हाट और विच ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो अब इन सब की जो सेम टू सेम हमारा क्या लॉजिक इस तरह चलता है। अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है, अगर सेंटेंस में हु आ गया तो हु के सेंटेंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते समय पहले कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। देखिए हु के जो स्ट्रक्चर मिलेंगे ना वो आपको दो मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा हु के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगी, आपको डायरेक्ट मिलेगा मेन वर्ब। तो आप ये देखिए क्या हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आई है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हु के बाद मेन वर्ब नहीं आई है तो हेल्पिंग वर्ब आने के बाद फिर मेन वर्ब आई हो, या तो हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आई हो, या फिर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आई हो, मेन वर्ब आई हो। ये दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या होती है, आपको मिलेगा हु के बाद आपको मिलेगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपको मिलेगा कोई ना कोई या तो नाउन या तो एन मतलब नाउन, पी मतलब प्रोनाउन। ठीक, तो आपको हु मिलेगा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, फिर जाकर आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब। तो जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहले आप ये देखेंगे कि हु का जो सेंटेंस है वो किस कैटेगरी का सेंटेंस है। क्या हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आई है, जैसे होता है मेन वर्ब कहां आएगी, एक तो आएगा प्रेजेंट इंडिफरेंट में, एक आएगा पास्ट में। प्रेजेंट इंडिफरेंट में पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, और पास्ट इंडिफरेंट में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव नहीं किया जाता, प्रेजेंट इंडिफरेंट में। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, हु जैसे देखिए यहाँ पे हु के साथ इज यूज किया गया है, तो ये हमारा क्या है, इसका मतलब हु क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो पहली चीज ये याद रखना है, हु जो होता है वो सिंगुलर है, वो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ वो आपका प्रोनाउन भी है, इसलिए सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन के आएगा या तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो अगर ये सब्जेक्ट बन के आते हैं सेंटेंस का, हु जो होगा अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो सॉल्व करने का दूसरा तरीका होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो सॉल्व करने का दूसरा तरीका होगा। ठीक, तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। देखिए, अगर हु के बाद डायरेक्ट क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी, तो याद रखिएगा हु यहाँ पे क्या है, तब ये सब्जेक्ट होगा। अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आकर फिर मेन वर्ब आ गई, तब भी जो होगा हु ना, तब भी हु जो होगा वो तब भी क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट ही कहलाएगा। लेकिन अगर हु के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब और फिर कोई नाउन प्रोनाउन आ गया और उसके बाद कोई मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में अगर कोई चीज दिख गई, तो अगर हु वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में कोई चीज दिख रही है, तो जो बीच में होगी वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और फिर जो सब्जेक्ट अगर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो ये जो हु होगा ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए हम पहचान गए, इसका मतलब कि हु की सब्जेक्ट बनने की जो कंडीशंस हैं वो दो है, एक हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ गई, या फिर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर मेन वर्ब आ गई, तो ये सब्जेक्ट कहलाएंगे। लेकिन अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर कोई नाउन प्रोनाउन आकर तब मेन वर्ब आया, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उस कंडीशन में हु जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभी क्या ध्यान देना है, देखिए जब ये हु जो होगा अगर यहां सेंटेंस में क्या बन के आया है, अगर सब्जेक्ट बन के आएगा तो सेंटेंस को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ अगर इसे हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज आ गई तो केवल सिंगल स्टेप में सॉल्व हो जाता है। जैसे आइए यहां देखते हैं, पहले तीनों कंडीशन में मैच कराते हैं कि इसमें कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है। जैसे हु देखिए आया है, हु आ गया, इज क्या है, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है, सेंटेंस की मेन वर्ब है, और ये आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब किसमें बताया गया, सेकंड कंडीशन में। अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाएगी, इसका मतलब हु हमारा यहाँ क्या है, हु एज अ सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखेंगे हु के बाद डायरेक्ट क्या आ गई, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई ही नहीं है। जब हु के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है तब भी ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, और जब ये कंडीशन पता चल जाए कि हु वहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस को दो स्टेप में सॉल्व, आप चाहे तो एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये पता है हु है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, तो सेम उसी तरह चेंज करेंगे, आ लेटर को आगे ले आएंगे, हो जाएगा आ लेटर, आ लेटर को आ लेटर कर देंगे। अब चूंकि आ लेटर सिंगुलर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज का इज ही रखना पड़ेगा क्योंकि लेटर सिंगुलर ही है। उसके बाद आईएनजी आ गया, तो आईएनजी को हमें पता है चेंज करते समय हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे आईएनजी लगा करते समय, हम यहाँ पे इज का इज ही रहने देंगे, और यहाँ आईएनजी आया तो पहले हमें लगाना पड़ेगा बीइंग, तो हम पहले लगाएंगे बीइंग, और उसके बाद रिटेन, यहाँ राइट का थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटेन, और लास्ट में हम लगाएंगे बाई, और हु का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, हु होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस क्या बना, हु इज राइटिंग अ लेटर, और जब इसको हमने चेंज किया तो आ लेटर को आगे हम ले गए, आ लेटर, लेटर एक था तो इसका इज ही रहने दिया। आईएनजी फॉर्म को पेशिव वॉइस बनाते समय पहले बीइंग लगाना पड़ता है, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे, और हु का जो ऑब्जेक्टिव होता है तो हम लास्ट में ले आएंगे, तो हम कर देंगे यहाँ पे बाई हूं, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, बाई हूम को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो यहां लिखेंगे बाई हूम। ठीक, इसका ना जो बाई हूम आएगा ना, इसको सेंटेंस के शुरू में ले आना है। इतना करने के बाद इसको शुरू में ले आइए। अब आपको क्या मिलेगा, सेंटेंस में है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब। आपको करना है क्या है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में ले आना है। जब इज को पहले ले जाएंगे तो इज यहां हो गया, अब बचा क्या, आ लेटर, तो आ का आ कर देंगे, लेटर का लेटर कर देंगे, अब बचा क्या, बीइंग का बीइंग कर देंगे यहां पर, और रिटेन का रिटेन कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, लेकिन ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये क्या था, ये हमारा रफ कार्य है, ये समझने के लिए, क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए इसको हम ऐसे साधारण जैसे हम सॉल्व करते हैं सभी सेंटेंस को, उतना करने के बाद
बाई हुम जो आएगा उसको सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, आपको चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में करना है। तो इज पहले आ जाएगा, लेटर बाद में कर देंगे। अब बचा क्या है, बीइंग रिटन, तो बीइंग रिटन को ग्रीटिंग कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर हमारा ये है। ये हमारा रफ कार था। रफ कार क्या करेंगे, आप पीछे जो कॉपी में दिया रहता है ना रफ कार करने के लिए, आप वहां एक स्टेप इसको यूज करके डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है इसको, ठीक। लेकिन आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां बाई हुम होता है, बाई हुम को आप चाहे तो हु कर सकते हैं, लेकिन जब ये हु होगा तो इज का इज ही करेंगे, आ का आ हो जाएगा, लेटर का लेटर, बीइंग का बीइंग कर सकते हैं, रिटेन का रिटेन कर देंगे, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बाई लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब बाई हुम अगर दोनों को उठाकर ले जाएंगे तो ठीक है, बाई हुम का बाई हुम कर दिया, इज को पहले कर दिया, लेटर को बाद कर दिया, बीइंग रिटेन का बीइंग रिटेन कर दिया, हो गया। लेकिन आप चाहें तो बाई हुम को हु भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हुम को हु करेंगे तो बाई को सेंटेंस के लास्ट में लगाना पड़ेगा। हमारा आंसर ये भी सही है, हमारा आंसर ये भी सही है। आप चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, दोनों हमारे क्या है, इक्वल राइट है सेंटेंस, ठीक। अब इसमें आ जाएंगे, इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आया है, मेन वर्ब। तो इसमें बताया गया हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है, जब मेन वर्ब है फिर से सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है इसका मतलब फिर से अगेन दो स्टेप पे सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, एन एप्लीकेशन को, द एप्लीकेशन को आगे ले जाएंगे, तो लिखेंगे द एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, द एप्लीकेशन। और सेंटेंस हमारा किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, एप्लीकेशन सिंगुलर यहां पे है, तो हमें पता है कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड ही फॉर्म लगेगी, तो हम यहां लिखेंगे द एप्लीकेशन, यहां लिखेंगे वॉज, रोड का थर्ड फॉर्म हम कर देंगे, तो यहां हो जाएगा रिटेन, और लास्ट में लगाएंगे यहां पे बाई, और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हमारा हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें पता है कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि बाई हुम को हमें आगे ले जाना है, तो हम यहां लिखेंगे बाई हुम। अब बाई हुम लगाने के बाद अब ये है एप्लीकेशन और ये है वॉज, तो एप्लीकेशन है सब्जेक्ट, वॉज क्या है, वर्ब। जैसे यहां पे आया था, अ लेटर था सब्जेक्ट, और यहां पे वर्ब क्या थी, इज। तो इज को हमने पहले किया था, लेटर को बाद में किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, वॉज को पहले करेंगे, इसको बाद में। ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो वॉज को यहां ले आएंगे वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा, द का द कर देंगे, एप्लीकेशन का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का एप्लीकेशन कर देंगे, और लास्ट में हम यहां लिखेंगे, यहां पे हो गया एप्लीकेशन हो गया। अब बचा क्या, यहां पे यहां आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो गया यहां पे रिटेन, हो गया यहां पे, तो हो जाएगा बाई हुम वॉज द एप्लीकेशन रिटेन, और लास्ट में यहां लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बताया गया, आप चाहे बाई हुम को हु में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जब बाई हुम हु में कन्वर्ट होगा तो बाई सेंटेंस के लास्ट में आप लगा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे हु लिख सकते हैं, हु वॉज द एप्लीकेशन रिटेन, लास्ट में लगा देंगे बाई क्वेश्चन मार्क, ये भी हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे, चाहे इसको ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, हमारे दोनों सेंटेंस क्या है, हमारे क्या है, एकदम सही है, ठीक। अभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंसेस बताए गए, थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया यहाँ 3 लॉजिक बताए गए, 2 के आपको क्वेश्चन यहाँ चूंकि एग्जाम में पूछे गए, तीसरे का पूछा ही नहीं गया है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि तीसरे के एग्जाम्पल को हम खुद ही चेक कर ले। तो आइए कुछ 1-2 सेंटेंस और देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि हु हेल्प्स यू, एक क्वेश्चन हमारा ये है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज हेल्पिंग यू, और तीसरा क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं हु इज ही हेल्पिंग, ठीक। यहां 3 सेंटेंसेस हैं, तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। देखिए यहां पहला क्या है, हु के बाद डायरेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो 2 स्टेप वाला सेंटेंस है। यहाँ हु के बाद इज लगा के आईएनजी आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आ गया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब 2 स्टेप वाले भी सेंटेंस है। लेकिन यहाँ इज है और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में जब कोई चीज आती है तो वो सब्जेक्ट कहलाती है, इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट है। तो जहां पे हु ऑब्जेक्ट होता है वो सिंगल स्टेप में सॉल्व होगा, जहां पे हु सब्जेक्ट होगा वहां पे 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब आते हैं इसको, लिखिए सेंटेंस को। जैसे कि इसको सॉल्व करना होगा, हमें पता है नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, यू को पहले ले आएंगे, यू हो जाएगा। अब यहां प्रेजेंट इंडिफिनिट है, चूंकि यस लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे आर, हेल्प का थर्ड फॉर्म कर देंगे,
हेल्प्ड, लास्ट में लगाएंगे बाई, हु का ऑब्जेक्टिव होता है हुम, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमें पता है ये हमारा आंसर नहीं है। बाई हुम को आगे ले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा बाई हुम। अब यहां यू आर है तो हमें पता है कि आर को पहले ले जाएंगे, यू को बाद में, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर और यहां हो जाएगा यू, और लास्ट में यहां लगाएंगे हेल्प्ड, हो गया, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यही हमारा क्या आंसर, ये हमारा रफ कार्य था। ठीक, इसका आंसर हमारा ये बनेगा, लेकिन हम चाहें तो हुम को हम हु कर दें और बाई लास्ट में लगा सकते हैं, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखेंगे, यू को पहले ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा यू, अभी हु सिंगुलर था, इज आया, यू आ गया तो यू के साथ आर आएगा। आईएनजी को जब पेशी वाइज बनाते हैं पहले लगाते हैं हम क्या, बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, लास्ट में लगाएंगे बाई, हु का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुम, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन पता है ये हमारा आंसर नहीं है, बाई हुम को हमें पहले ले जाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे बाई हुम कर देंगे। अब यू के साथ आ रहा है तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले करना है, सब्जेक्ट को बाद में करना है, तो आर को पहले लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आर, उसके बाद हो जाएगा यू, बचा क्या, बीइंग का बीइंग कर देंगे, हेल्प्ड का हेल्प कर देंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रफ कार्य था। ठीक, लेकिन इसमें दो स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। जब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है तो इसी को लास्ट में उठाकर बाई हिम कर देंगे, हमारा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए करना क्या है, हु आ गया तो इसमें हु का हु ही रहने देंगे। ठीक, अभी तक देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जो होता है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में जो आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ ही सिंगुलर था इसलिए यहाँ इज आया, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ आर आता, अगर आई होता तो यहाँ एम लिखा होता। ठीक, लेकिन अब जैसे ही हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच से इसको हटाएंगे तो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा हु, और हु हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए इसका इज ही लिखना पड़ेगा। अब ही को लास्ट में यहाँ ले आएंगे, अब बचा क्या, आईएनजी, तो यहाँ पहले लगाएंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म कर देंगे बाई, हो जाएगा बीइंग हेल्प्ड, और ही लास्ट में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा बाई हिम। यही हमारा आंसर हो गया, इसको दो स्टेप में करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो तीन स्ट्रक्चर बताए गए थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाए, मतलब हु के बाद डायरेक्ट अगर मेन वर्ब आ जाएगी तो दो स्टेप वाला समझ जाइएगा। अगर हु के बाद इज एमआर के साथ मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाएगी तब भी दो स्टेप है। लेकिन अगर हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज आ जाएगी, केवल जो बीच में है उसको उठाकर लास्ट में कर देना है, उस कंडीशन में वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और हु हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए इज आएगा। आईएनजी को पेशी वाइज बनाते समय बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म करना पड़ता है, और ही का जब लास्ट में आएंगे बाई हिम हो जाएगा, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, तो मेरी ये जो भी यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एक्टिव पेशिव से रिलेटेड, हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। और हु का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वैसे हु के और भी सेंटेंसेस होते हैं बहुत ढेर सारे, जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, इसके भी क्वेश्चंस होते हैं। बट चूंकि हु के दो बार सेंटेंस दो क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन दोनों बार सब्जेक्टिव केस का पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव वाला नहीं पूछा गया था। तो वो दो क्वेश्चन करने के बाद यहाँ तीन क्वेश्चन को हमने क्या किया, कंपेयर करके आपको बता दिया गया है। तो मे भी इसको बार बार देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको ये देखना है हु सब्जेक्ट के रूप में आया है सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में होगा तो दो स्टेप में सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट पीछे हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच से हटाएंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें दो स्टेप करने की जरूरत नहीं है। और हु का हुम तभी होता है जब हु सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन में आया हो, लेकिन अगर वो पहले से ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तब हु का हुम नहीं होगा। जब हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में कोई चीज होती है तब हु का हुम नहीं होता है, तब जो ये बीच में होती है उसके पहले बाई लगता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तब इसके पहले बाई हुम का यूज करेंगे। तो मे भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने जो भी यूपी बोर्ड में जो भी अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक, उन सारे क्वेश्चन को हमने एक्टिव और पेशिव वॉइस से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो नरेशन हो गया या फिल इन द ब्लैंक हो गया, वर्ब से बहुत सारी चीजें हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच जो पहचानने के लिए आते हैं, अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसको लेकर आएंगे। अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।